हम लोग का जो सीरीज चल रहा वो चल रहा C#.NET का। पिछले टॉपिक में हम लोग टोकन्स के बारे में पढ़े थे। किस बारे में पढ़े थे? क्या बताए थे कि आपको डिफरेंट टाइप वर्ड्स, लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स और सेपरेटर्स। लेकिन उसमें एक टोकन था, वो था लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब क्या होगा? डेटा आइटम, जो भी डेटा आइटम डायरेक्टली लिखते हैं, चाहे वो इंटीजर टाइप का है, चाहे फ्लोट है, या फिर तुम्हारा टाइप कैरेक्टर टाइप का है। तो वो लिटरल होता क्या है? एक तरह का डेटा है। इस डेटा को आप कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो कभी भी जब आप प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम, जनरली किसी भी प्रोग्राम का मेन पर्पस क्या होता है? इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना। यही 3 प्रोसेस होता है। सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में कौन सा होता है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ओपन कर। अब यहां पे कैलकुलेटर है। इनपुट देने का मतलब क्या होगा? कि ये कैलकुलेटर आपसे इनपुट लेगा। सपोज आप यहां पे डाले 89 इंटू 56। यहां पे 89, 56 और इंटू, ये तीनों क्या हुआ? ये तीनों इनपुट हुआ। तो क्या हुआ? इनपुट। अब ये जो एप्लीकेशन रन कर रहा है और यहां पे जो हम लोग इनपुट डाले, ये इनपुट कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर होता होगा। कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपसे डेटा लेता है, प्रोसेस कर या प्रोसेस कर आउटपुट देने के लिए डेटा बनाता है, उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करता होगा। अब ये डेटा यहां पे डाल दिए, हम यहां पे एक डेटा डाल दिए। अभी हम आप लोग से बात कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। हो सकता है कि हमको समझाने में 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए, 20 मिनट। 20 मिनट बाद भी आके हम अगर इक्वल्स टू पे क्लिक करते तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। 20 मिनट छोड़ दो, अगर इस पर्टिकुलर कंप्यूटर को इसी स्टेट में हम चालू छोड़ देते हैं 2 दिन, 20 दिन, कैलकुलेटर भी खुला हुआ, कंप्यूटर भी चल रहा, 2 साल, 200 साल, अगर मेरा किस्मत अच्छा रहा, मेरा कंप्यूटर अच्छा तो नहीं रहेगा, तो हम तो 10-15 साल, 20 साल में निपट लेंगे। लेकिन अगर इस लैपटॉप का किस्मत अच्छा रहा और ये चलते रह गया, आने वाला पीढ़ी 200 साल बाद भी अगर ये कैलकुलेटर रन कर रहा है, मेरा कंप्यूटर चल रहा है, वो एक बार भी ऑफ नहीं हुआ, ये एप्लीकेशन बंद नहीं हुआ, 200 साल बाद भी अगर आके इक्वल्स टू पे क्लिक करेगा तो उसको वही रिजल्ट मिलेगा जो अभी मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये डेटा हम जब डालते हैं तो वो एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करता होगा। कहां स्टोर करता है? वो स्टोर करता है आपके कंप्यूटर के रैम के अंदर, जो कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी होता है वहां पे। आप नोटपैड खोलते हैं और आप यहां टाइप कर रहे हैं, हाय, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोटपैड फाइल। टाइप कर रहे हैं। अब इसको तुम कहीं सेव किए हो? नहीं किए हो ना। तो ये डेटा जो टाइप किए, ये कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर हुआ होगा, क्योंकि अभी जब तक इसको सेव नहीं करते हैं तब तक ये कहीं ना कहीं, तो हम जो डेटा डाल रहे हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर उसको कहीं ना कहीं तो याद करके रखता होगा ना कि क्या टाइप किया गया है। हो सकता हम 2 घंटा बाद सेव करें, हो सकता हम 10 दिन बाद सेव करें, ऐसे छोड़ दें। तो ये कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन जब रन करता है, जैसी वो एप्लीकेशन रन करता है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक प्रोसेस क्रिएट करता है। क्या करता है? प्रोसेस। ईच एंड एवरी एप्लीकेशन के लिए एक प्रोसेस क्रिएट होता है। जब देखोगे प्रोसेस कितना चल रहा है आपके कंप्यूटर, वो आप, ये टास्क मैनेजर है, उस पर राइट क्लिक करो, टास्क बार है सॉरी, और वहां पे टास्क मैनेजर में चले, देखो कितना सारा प्रोसेस रन कर रहा है। कुछ ऐसा प्रोसेस होगा जो यहाँ पे एप्लीकेशन रन कर रहा है उसका होगा, और कुछ ऐसा होगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस जो बैकग्राउंड में रन कर रहा है, इसका कोई इंटरफेस नहीं होगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास नोटपैड, कैलकुलेटर दिख रहा है ना, पावर पॉइंट दिख रहा है, जो पावर पॉइंट हम लोग रन कराए हुए हैं, नोटपैड भी दिख रहा है, ये देखो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए OBS है वो भी दिख रहा है, टास्क मैनेजर भी, ये भी तो प्रोसेस ही है, विंडोज एक्सप्लोरर खोल के रखे वो भी दिख रहा है, प्लस कुछ प्रोसेस बैकग्राउंड में है जो ऑपरेटिंग सिस्टम या बाकी सॉफ्टवेयर का काम हो रहा है। तो ईच एंड एवरी, जैसे ही कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है, उस सॉफ्टवेयर के लिए प्रोसेस क्रिएट होता है। वो प्रोसेस क्रिएट कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्रोसेस क्रिएट करते समय 2-3 काम होता है। पहला काम तो ये होता है कि आपका रैम के अंदर एक स्पेस एलोकेट होता है। ये देखो रैम जो है, अगर इसको समझाएं हम, ये मान लो तुम्हारा रैम है,
क्या है, रैम है। तो रैम एक बहुत बड़ा स्पेस है। अब जितना भी एप्लीकेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं, हर एप्लीकेशन के लिए क्या होता है, एक प्रोसेस क्रिएट होता है। क्या होता है, एक प्रोसेस क्रिएट हो जाता है। एक प्रोसेस ये, दूसरा हो सकता है एक नोटपैड खोले, उसके लिए एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ठीक है, जैसी प्रोसेस स्टार्ट होता है उसके लिए रैम में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, खाली प्रोसेस में स्पेस क्रिएट नहीं होता, प्रोसेस में और भी बहुत सारा चीज होता है, लेकिन उसमें से एक मेजर काम जो होता है, जितना भी प्रोसेस स्टार्ट होगा, ईच एंड एवरी प्रोसेस के लिए एक स्पेस क्रिएट होगा। कहां होगा, रैम के अंदर। देखो ये टास्क मैनेजर बता भी रहा है, ये जो कैलकुलेटर है वो अभी कितना स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए रैम के अंदर, 24.9 MB। पावर पॉइंट जो है 131.8 MB। नोटपैड कितना किया वो 1.7 MB। OBS कितना लिया हुआ 178। तो जितना भी प्रोसेस चल रहा है सबको कुछ ना कुछ मेमोरी दिया गया है। कहां पे दिया गया है, रैम के अंदर। तो जैसे ही आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, रैम के अंदर एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। क्यों ऑक्यूपाई किया जाता है, भाई अगर उस एप्लीकेशन को कोई डेटा स्टोर करने का जरूरत पड़ेगा तो वो कहां करेगा, तो रैम में कहीं जाके नहीं रख देगा। उसके लिए जो स्पेस क्रिएट किया गया है वो अपना डेटा अपने प्रोसेस स्पेस के अंदर ही कर सकता है। तो सपोज ये नोटपैड का स्पेस क्रिएट किया गया है, तो नोटपैड सारा डेटा अपना यहां रखेगा। ये कैलकुलेटर के लिए है, तो कैलकुलेटर सारा डेटा अपना यहां रखेगा। अगर ऐसा ही कोई और भी मान लो प्रोसेस स्पेस क्रिएट हुआ किसी एप्लीकेशन के, तो हर एप्लीकेशन के लिए एक प्रोसेस स्पेस क्रिएट कहां पे, रैम के अंदर। और ये अपने आप क्रिएट होता है किसके द्वारा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ये क्रिएट किया जाता है, ताकि आपका एप्लीकेशन उसके अंदर अपना डेटा को स्टोर करके रख पाए। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देता है कि ठीक है, बहुत बड़ा हॉल है और उस हॉल में मान लीजिए कि आपको कोई सामान रखना है, तो वो क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलमारी लगा के आपको दे दिया। जितना लोग का सामान रखना, सबका एक एक अलमीरा लग गया। जैसे यहां रैम में सबका अपना स्पेस क्रिएट हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां आता है कि एक एप्लीकेशन का एक डेटा थोड़ी होगा, एक एप्लीकेशन का बहुत सारा डेटा हो सकता है। जैसे अभी कैलकुलेटर खोले हम लोग, यहाँ अभी तक हम लोग बात कर ही रहे हैं, और ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं 89 × 56। तो 89 तो अलग डेटा है, 56 अलग डेटा है, ये दो अलग अलग डेटा है। तो ठीक है, ये कैलकुलेटर के लिए जो स्पेस मिला है उसी में बनेगा। अब बोलोगे सर अगर स्पेस बना दिया और उसको ज्यादा स्पेस का जरूरत पड़ा तो अपना स्पेस को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और जब उसमें से डेटा हटता है तो क्या होता है, वो फिर वो कम। तो ऐसा नहीं कि वो फिक्स साइज का स्पेस बना, इनिशियल को स्पेस दे देता है, और जरूरत पड़ता है तो अपने आप को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो इसमें तो दो डेटा है। अभी हम इसको इक्वल्स टू पे अब क्लिक करते हैं। अब इसके पास तीन डेटा है। देखो, एक डेटा ये हो गया, दूसरा डेटा ये हो गया, तीसरा डेटा क्या है 4984। तब उसके अंदर तीसरा भी जगह बनेगा। तो यहां पे अभी जो हम ये पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि देखो, एक तो अभी ये चीज देखे कि हम लोग इतना देर के बाद भी आके इक्वल्स टू पे क्लिक किए तो क्या हुआ, हमको रिजल्ट मिल गया। मतलब ये कहीं ना कहीं स्टोर था डेटा। ये कहां स्टोर था, ये जो तुम्हारा प्रोसेस चल रहा है कैलकुलेटर का, उसी में जाके उसका जो स्पेस बना होगा रैम के अंदर, जो कितना 25.6 MB का बना हुआ, उसी में कहीं ना कहीं जाके स्टोर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एक एप्लीकेशन अपना 2, 4, 10, 50, 100, हजारों डेटा स्टोर कर सकता है। तो जब अगर कोई डेटा जाके वहां रखेगा, जाके रख दिया, जब उसका जरूरत पड़ेगा तो वहां से निकालने जाएगा। वहां से क्या करने जाएगा, निकालने। अब वहां जाएगा तो बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, पहचानेगा कैसे हमको कौन सा डेटा हम लेने आए थे। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लो अभी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। शादी ब्याह का सीजन क्या होता है, जिसके घर में शादी रहता है उसके घर में तो भंडारा रहता है। क्या रहता है, यहाँ पे सारा राशन पानी सब्जी भाई सब वहीं रखा हुआ है। अब कोई गेस्ट आ गया, पता नहीं क्या करके गेस्ट आते हैं, तुमको ऑर्डर किया कि बाबू जाओ ना तो भंडारा से मिठाई लेकर के ले आओ। तो अब जब तुम वहां जा रहा है, वहां लड्डू भी रखा हुआ है, वहां गाजा भी रखा हुआ है, वहां खाजा भी रखा हुआ है, निमकी, देखो मुंह में पानी आने लगा लड़का का, निमकी भी रखा हुआ है, रसगुल्ला भी रखा हुआ है। अब तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि मिठाई में हमको उसको लेके क्या जाना है, कि तुम तो पूछ के आया नहीं कि हमको कौन सा मिठाई लेके जाना है। तब तो मिठाई है ना, तब क्या है, मिठाई है, लेकिन कौन सा लेके जाना है तुम पूछा ही नहीं। प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। इसीलिए अगर आपके पास कहीं पे बहुत सारा डेटा है और बहुत सारा डेटा रख रहे हैं, तो जब डेटा रख रहे हैं तो उसका एक पहचान भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
पहचान। एग्जाम देने जाते हैं ना हम लोग, एग्जाम में क्या होता है, अगर मान लो कि रिटन एग्जाम है, जनरली एग्जाम जहाँ एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है इस रोल नंबर से लेके इस रोल नंबर तक इस रूम में बैठेगा, रूम नंबर 1 में, इस रोल नंबर से लेके इस रोल नंबर तक रूम नंबर 2 में। तो वहाँ से तुम पहले लिस्ट से क्या निकाल लिए, लिस्ट से निकाल लिए कि हमको कौन से रूम में जाना है। तो मान लो कि ये पूरा एग्जामिनेशन सेंटर है, उसमें एग्जामिनेशन रूम है, तो कैलकुलेटर को पता है कि मेरा ये रूम है। जब ये रूम में जाओगे तो क्या कहीं बैठ जाओगे, नहीं ना, जितना भी तुम्हारा सीटिंग अरेंजमेंट है सबके ऊपर रोल नंबर चिपका हुआ रहता है। जहां पे तुम्हारा रोल नंबर है तुम वहीं जाके बैठते हो, वहीं जाके बैठते हो ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर भी अब अगर आपको बहुत सारा डेटा अगर रखना है तो हर डेटा के लिए अलग से स्पेस बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगर 2 डेटा रखना तो 2 स्पेस बनाना, 3 डेटा बनेगा तो 3, और ऐसा स्पेस बनाना पड़ेगा तो आप पहचान भी पाए। जब डेटा रखने जा रहे तो हम बता के भेजे कि वो वाला जो जगह, मान ठीक है पहले बोले कैलकुलेटर जा रहा है रखने के लिए, तो बताइए कैलकुलेटर वाला में जाना। आप कैलकुलेटर वाले में कहाँ जाना, तो यहाँ पर मान लो 4 ठो डेटा बना हुआ, कितना बना हुआ, 4 जगह बना हुआ। तो कौन से जगह में जाना है वो नाम के साथ आपको बताना पड़ेगा। तो नाम के साथ भेजना पड़ेगा कि वहां पे 4 ठो नाम से जगह बना हुआ है और ये वाला नाम में डेटा रखना है, या अगर डेटा लाने जाना है तो इस नाम से जो जगह है उसमें से डेटा निकालना है। मतलब यहाँ पे सिंपल सा बात है कि जब हम लोग एक प्रोसेस स्पेस के अंदर अगर आपका प्रोग्राम आपको अपना कोई डेटा रखना चाहता है तो वहां पर उसको जगह बनाना पड़ेगा, और जगह जब बनाएगा तो जगह बनाते समय उसका एक नाम भी देना पड़ेगा। ये पूरा जो हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताएं या थोड़ा भाषणबाजी किए, थोड़ा सा आपको लग भी रहा होगा कि पता नहीं सर क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन हम इसलिए बताएं कि आपको समझ में आए कि अगला जो टॉपिक बताने वाले हैं डेटा टाइप एंड वेरिएबल, उसका काम समझ में आए कि हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो अब क्यों पढ़ने जा रहे हैं ये समझिए। यहां पे एक टर्म यूज किया जा रहा है वेरिएबल। क्या यूज किया जा रहा है, वेरिएबल। डेटा टाइप पर हम लोग बाद में आएंगे। वेरिएबल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल आर नेम्ड लोकेशन इनसाइड द मेमोरी। रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर एक नाम से एक लोकेशन, एक जगह बनाया जाता है विच इज यूज टू स्टोर टेम्पोररी वैल्यू फॉर द प्रोसेसिंग और आउटपुट, जिसका उपयोग क्या है कि आपका प्रोग्राम प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेस करने के लिए या आउटपुट देने के लिए किसी भी डेटा को कुछ समय तक वहां पे स्टोर करके रख सकता है। एक टेम्पोररी स्टोर, क्योंकि रैम हमारा टेम्पोररी स्टोरेज है, जब तक एप्लीकेशन चल रहा है तब तक वहां पे डेटा है। तो रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर किसी नाम से एक स्पेस बनाने का प्रक्रिया जो होता है, और जो स्पेस बनता है उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और इसका काम क्या है, तो आपके प्रोग्राम का डेटा को वो कुछ समय तक अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है जब तक कि आपका एप्लीकेशन रन कर रहा है। अब वेरिएबल कैन स्टोर 1 वैल्यू एट अ टाइम। एक वेरिएबल में एक बार में एक ही डेटा डाल सकते हैं। तो अगर आपको एक बार में 2 डेटा स्टोर करना तो आपको 2 जगह बनाना पड़ेगा। एक साथ आपको 3 वैल्यू स्टोर करना तो आपको कितना जगह बनाना पड़ेगा, 3। अगर 4 डेटा स्टोर करना तो 4। तो एक बार में एक ही रख सकता है, लेकिन एक वेरिएबल एक से ज्यादा वैल्यू भी उसमें डाल सकते हैं। जैसे मान लो कि एक बार में एक डेटा गया, अब मान लो कि हम एक बना दिए कि एग्जांपल देते कि एक्स नाम से एक मेमोरी बना ली और उसमें 10 डाल दिए, उसका यूज कर लिया। अब हमको लगता है कि हमको दूसरा वैल्यू डालना है, लेकिन अब एक्स में दूसरा एक्स का आगे उपयोग नहीं है, तो हम नया मेमोरी नाम बना क्या कर सकते हैं, एक्स का ही वैल्यू चेंज कर देंगे। एक्स में क्या डाल देंगे, एक्स में 20 डाल दिए, एक्स में क्या डाल दिए 20, तो 10 हट जाएगा क्योंकि एक बार में एक ही वैल्यू रख सकता है। तो जब नया वैल्यू डालेंगे तो पुराना वैल्यू क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारा वैल्यू स्टोर हो सकता है, लेकिन एट अ टाइम एक ही हो सकता है। मतलब एक वैल्यू डाले, वो स्टोर हुआ, उसका काम किए, फिर पुराना वाला वैल्यू उठा के नया वैल्यू डाल दिए, फिर उसका काम किए। तो ऐसे हम चाहें तो एक प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल में बहुत बार वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर उसको टेक्निकल टर्म में समझिएगा तो एक वेरिएबल का वैल्यू बहुत बार वैरी कर सकता है। वैरी मतलब क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। पहले 10 है, फिर 20, फिर 30 है। कि वो एक ऐसा मेमोरी बनता है जिसका वैल्यू वैरी कर सकता है टाइम टू टाइम, जरूरत के हिसाब से, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाते समय सबसे पहले यही डिसाइड करना पड़ता है कि इस प्रोग्राम में कितना डेटा का जरूरत पड़ेगा, नंबर 1। तो जितना डेटा का जरूरत पड़ेगा उतना वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा। और वेरिएबल बनाने का प्रक्रिया है, कैसे होगा बताएंगे। वेरिएबल बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए सिंटैक्स मतलब फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए आपको 2 चीज बताना पड़ता है। पहला बताना पड़ता है डेटा टाइप, डेटा टाइप के बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। और दूसरा होता है वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है। क्या होता है, जो आपको देना होता है और आपको जो मन में आ रहा है वो आप दे सकते हैं, लेकिन जो आइडेंटिफायर का रूल था, कहते ना कि कीवर्ड नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग विद डिजिट नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर डॉलर को छोड़कर कोई दूसरा सिंबल नहीं होना चाहिए, बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। तो वो रूल को फॉलो करते हुए आप जो नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। लेकिन
नाम तो आपको सोचना है, लेकिन एक और चीज यहां पे दिया हुआ क्या, डेटा टाइप। अभी डेटा टाइप क्या है इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, लेकिन इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो होता है कि आप डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम दे दिए और सेमीकोलन। ये लाइन जैसी रन होगा, ध्यान देना, ये लाइन जैसी रन होगा तो जो ये नाम बताया गया है यहां पे, इस नाम से एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगा, कहां पे, रैम में। या अगर हम लोग चाहें तो वेरिएबल बनाते के साथ उसमें वैल्यू भी डाल सकते हैं साथ ही साथ। तो यहां पे क्या हो रहा है, डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू। इसमें क्या होगा, डेटा टाइप का, इस डेटा टाइप का वेरिएबल बनेगा भी और उसमें साथ ही साथ वैल्यू भी स्टोर हो जाएगा। और भी तरीका से वैल्यू स्टोर होता है, हम बताएंगे। तो वेरिएबल बनाने के लिए दो सिंटेक्स देखें, लेकिन इस सिंटेक्स में एक नया टॉपिक आ गया, कौन सा, डेटा टाइप। तो अब आपको सबसे पहले डेटा टाइप भी समझना होगा कि डेटा टाइप होता है। चलिए, डेटा टाइप को समझने के लिए पहले समझना होगा कि वेरिएबल कितने तरह का हम लोग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, वेरिएबल कितने तरह का बना। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन शार्प। द वेरिएबल इन सी शार्प आर कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग टाइप। आपका वेरिएबल तीन तरह का हो सकता है, वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप या पॉइंटर टाइप। कोई भी वेरिएबल को अगर कैटेगराइज करते हैं तो तीन टाइप का हो सकता है, वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप या पॉइंटर टाइप। एक एक करके देखते हैं कि वैल्यू टाइप किसको बोलते हैं, रेफरेंस टाइप किसको बोलते हैं, पॉइंटर टाइप। तो आज के सेशन में हम लोग सिर्फ वैल्यू टाइप डिस्कस करेंगे। वैल्यू टाइप, वैल्यू टाइप वेरिएबल किसको बोलते हैं, वैल्यू टाइप वेरिएबल कैन बी असाइंड अ वैल्यू डायरेक्टली। देखो, वैल्यू टाइप वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसका जो मेमोरी क्रिएट होता है, जैसे मान लो कि कोई एक वेरिएबल बनाए तो उसमें एक जगह बना, उस जगह में क्या स्टोर होगा, उस जगह में जब भी स्टोर होगा तो वैल्यू ही स्टोर होगा। मतलब एक एग्जांपल से अगर समझाएं, यहां पे एक मान लो कि प्रोसेस स्पेस बना, ये किसी सॉफ्टवेयर का प्रोसेस स्पेस बना और उसके अंदर आप एक वेरिएबल बनाए। क्या बनाए, वेरिएबल, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सपोज नम। क्या है, नम। अब अगर नम में हम कोई वैल्यू डालते हैं, कहीं पे कोड लिखा हुआ है, क्या कोड लिखा हुआ है, नम इक्वल्स टू 20। क्या लिखा हुआ है, नम इक्वल्स टू 20, मतलब नम में क्या डाला गया है, 20। ये क्या करेगा, नम का जो मेमोरी है, उसका जो मेमोरी बना हुआ है उसके अंदर क्या डाल देगा, 20। मतलब ऐसा वेरिएबल जिसका मेमोरी जो बना हुआ है, वो मेमोरी क्या कर रहा है, अपने अंदर डायरेक्टली वो वैल्यू रख रहा है जो वैल्यू उसके अंदर डाला गया है। तो जो डाला गया वही उसके अंदर रखा जा रहा है। तो ऐसा कोई भी वेरिएबल जो अपने अंदर डायरेक्टली वैल्यू को स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू टाइप। क्योंकि उसको किस लिए बनाया गया है, वैल्यू को स्टोर करने के लिए बनाया गया, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, वैल्यू टाइप वेरिएबल बोला जाता है। तो वैल्यू टाइप डायरेक्टली कंटेन डेटा, वैल्यू टाइप का जो मेमोरी बनेगा उसके अंदर डायरेक्टली डेटा जाता है। सम एग्जांपल आर int, char, float which store number, alphabet and floating point number रिस्पेक्टिवली। तो बोला क्या कि इस तरह का वैल्यू टाइप जो वेरिएबल होता है वो कौन कौन सा हो सकता है, int, char, float। अभी ऐसे हम लोग 8-10 डेटा टाइप पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसा डेटा टाइप है जिसका अगर वेरिएबल बनाया जाए, जिस डेटा टाइप का उपयोग करके वेरिएबल बनाया जाए, तो मेमोरी जो बनता है वो कैसा बनता है, वैल्यू टाइप ही बनता है। व्हेन यू डिक्लेयर एन int टाइप, द सिस्टम एलोकेट द मेमोरी टू स्टोर द वैल्यू। जैसे मान लो कि int है, char है, float है, byte है, s byte है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, ऐसे करके बुलियन है, कैर है, ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप है। तो वो डेटा टाइप का उपयोग करके जब भी हम कोई मेमोरी बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे, तो उसके अंदर डायरेक्टली वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं, या वो मेमोरी डायरेक्टली अपने अंदर वैल्यू ही स्टोर करेगा, कोई दूसरा चीज स्टोर नहीं करेगा। अब वैल्यू टाइप वेरिएबल बनाने के लिए आपको वैल्यू टाइप डेटा टाइप यूज करना पड़ता है। क्या बोलते हैं, वैल्यू टाइप डेटा टाइप। और वैल्यू टाइप डेटा टाइप यहां पे कितना है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटली 10 ऐसा डेटा टाइप है जो इस जगह पे लिखा जा सकता है। सिंटेक्स के हिसाब से ये जो डेटा टाइप है इसके जगह पे उसको लिखा जा सकता है। यहां तो नाम आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे 10 वैल्यू है, ये वाला, इसको रख सकते हैं। अब बात है कि सर ये क्या है डेटा टाइप, ये कौन सा चिड़िया का नाम है, इसका क्या काम है, इसको क्यों यूज किया जाता है। तो इसके पीछे दो रीजन है, पहले समझो। पहले तो हम बताए थे कि भाई डेटा जो हो सकता है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, वो फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है, वो कैरेक्टर हो सकता है, बुलियन हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के डेटा को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, अलग अलग लिटरल में बांटा गया है। तो यहां पे लिटरल के हिसाब से डेटा टाइप दिया गया कि अगर आपको इंटीजर डेटा स्टोर करना है, मालिक आप कोई ऐसा डेटा डाल रहे हैं, क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब ऐसा डेटा जो कि होल नंबर है, क्या है, होल नंबर। तो उसके लिए यहां पे 5 डेटा टाइप दिया गया। कितना दिया गया है, 5। अब 5 क्यों दिया गया उसके पीछे रीजन बताएंगे। अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट
दशमलव में अगर आपको कोई भी डेटा को स्टोर करना है तो उसके लिए कितना दिया गया है? 3, फ्लोट, डबल और डेसिमल। अगर आपको कैरेक्टर लिटल मतलब कोई भी एक सिंगल लेटर, डिजिट या पंक्चुएशन सिंगल कोट्स में स्टोर करना है तो उसके लिए एक डेटा टाइप है जिसका नाम है कैर। क्या है? कैर। बहुत लोग उसको कैर पढ़ लेता है, इसका नाम क्या है? कैर। और अगर आपको ट्रू या फॉल्स मतलब बुलियन लिटरल कोई रखना है तो उसके लिए कौन सा डेटा टाइप होता है? फुल। अब इतना सारा क्यों है? बोलोगे सर जब इंटीजर था तो एक ही तो होता, कितना बढ़िया था। हाँ ये बढ़िया था, सी में एक तो था, C++ में भी एक था, लेकिन जब जावा आया, C# आया तो इसमें देखोगे इंटीजर के लिए 5 ऑप्शन दे दिए, जावा में 4 ऑप्शन दे दिए। तो क्या ये जावा बनाने वाला या C# बनाने वाला पागल था? नहीं। वो क्यों कॉम्प्लेक्स किया? जब मेरा एक डेटा टाइप से काम हो सकता था, लेकिन कितना बढ़िया कैरेक्टर के लिए एक हिट है, बुलियन के लिए एक हिट है, तो फ्लोटिंग के लिए एक तो क्यों नहीं है, इंटीजर के लिए एक तो क्यों नहीं है, फ्लोटिंग के लिए 3 क्यों दे दिया गया? तो देखो प्रॉब्लम समझो। अभी एक बच्चा बात कर रहा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर रहा था। तो होता क्या है कि कभी भी आप जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है सॉफ्टवेयर। देखो काम कोई भी सॉफ्टवेयर कर सकता है, आप कुछ कैसे भी सॉफ्टवेयर बना दिए, अगर काम कर रहा तो ठीक है, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस कैसा है। परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है? 2 चीज पे। वो प्रोसेसर का टाइम कितना कम से कम ले रहा है, प्रोसेसर को कितना कम देर तक वो बिजी करके रख रहा है, और रैम में कितना कम से कम स्पेस ले रहा है। मतलब रैम कितना कम से कम उपयोग कर रहा है और प्रोसेसर कितना कम से कम उपयोग कर रहा है। तो जो भी सॉफ्टवेयर कम से कम रैम में कम से कम क्या करता है, प्रोसेसर का उपयोग करके अपना काम करता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अच्छा परफॉर्मेंस वाला सॉफ्टवेयर। अब देखो प्रॉब्लम क्या था, C++ में एक ही तो था इंटीजर के लिए, INT। कौन सा था? INT। जब INT बनाया गया तो देखो हर डेटा टाइप के साथ एक साइज लिंक रहता है। क्या रहता है? हर डेटा टाइप के साथ क्या रहता है? साइज। तो अगर INT टाइप का वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी में कितना बड़ा जगह लेता है? वो 4 बाइट का जगह बना लेता है। बात समझ में आ रहा है? जगह बनाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो साइज बताएंगे ना, कितना बड़ा जगह बनाना है। तो अगर INT टाइप का बनाते हैं तो कितना लेता है? 4। तो C में भी C++ में भी 4 ही बाइट लेता था। अब प्रॉब्लम देखो क्या था, प्रॉब्लम ये था कि छोटा साइज होगा तो छोटा डेटा स्टोर करेगा, बड़ा साइज होगा तो बड़ा डेटा स्टोर करेगा। तो INT में अगर देखोगे तो माइनस में अगर हम डेटा रख रहे हैं तो लगभग 200 करोड़ के आसपास जो डेटा होता है, 200 करोड़ तक का डेटा, जिसमें मान लो कोई बोलेगा इंडिया का पॉपुलेशन स्टोर करना है। इंडिया का पॉपुलेशन कितना? 145 करोड़। तो अगर उसको नंबर में तुम लिखोगे 1450000 जो भी जितना भी आएगा, तो 145 करोड़, तो वो इसके अंदर स्टोर हो सकता है। क्योंकि यहाँ देखो क्या है, प्लस में 214 करोड़ के आसपास में रख रहा है और माइनस में भी लगभग क्या कर रहा है? 214 करोड़। तो जीरो से माइनस में क्या होगा? माइनस में भी 214 करोड़ से लेकर प्लस में 214 करोड़ तक का डेटा रख सकता है। तो कितना बड़ा मेमोरी होगा 4 बाइट का, जो इतना बड़ा डेटा रख सकता है। अब प्रॉब्लम क्या होता था कि मान लो कि तुमको किसी सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर करना है, एक सब्जेक्ट का मार्क्स मान लो 100 मार्क्स का हो रहा है, तो उसमें डेटा कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेकर 100 तक, 0 से लेकर 100 तक ही जाएगा ना। तो मेरा डेटा है 0 से लेकर 100 और हम मेमोरी उसको बना के कितना बड़ा दिए हैं, आप 200 करोड़ रख सकते हैं। तो मतलब वो डेटा जो होगा 0 से लेकर 100 वो सिर्फ और सिर्फ 1 बाइट का जगह में भी स्टोर हो सकता है, लेकिन हम उसके लिए दे रहे हैं कितना? 4 बाइट। तो छोटा डेटा है उसके लिए भी 4 बाइट, अब बड़ा डेटा उसके लिए भी 4 बाइट। तो इससे क्या होगा? मेमोरी का वेस्टेज होता था। क्या होता था? वेस्टेज। रैम में ज्यादा जगह लेगा ना। अगर हमको मान लो 5 सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर करना है, 5 वेरिएबल बना इंटीजर टाइप का, कितना हो गया? 5 × 4 20 बाइट्स ले लिया। जो काम मेरा 4 बाइट में हो सकता था, 16 बाइट मेरा खाली पड़ा हुआ है। इससे क्या होगा? मेमोरी का वेस्टेज होगा। रैम का स्पेस क्या करेगा? ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, तो आपका परफॉर्मेंस डाउन होगा कि नहीं होगा सॉफ्टवेयर का। तो जब जावा बनाया गया तो ये सब प्रॉब्लम देखा गया। ये कॉन्सेप्ट पहली बार कब आया था? जावा में। जावा बनाते समय C++ का जितना भी पिटफॉल्स था, जितना भी ड्रॉबैक्स था, उसको रिजॉल्व किया गया। उसमें ये चीज बार बार प्रॉब्लम आता था कि छोटा डेटा स्टोर करने के लिए बड़ा सा हम क्या कर रहे हैं? बड़ा सा हमको स्पेस बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? आपको दुकान से तो फ्रीज खरीदे और 14 चक्का का गाड़ी लेकर चले गए ट्रक उठाने के लिए, उसको देखो छोटा हाथी में भी आ सकता है, और तो टोटो पे भी लाद के लोग ले आ रहा है आज के डेट में। लेकिन आप क्या लेकर चले गए? 14 चक्का का गाड़ी। ये बेवकूफ़ी है कि नहीं है? हमको जो छोटा सा चीज में काम हो सकता है उसके लिए हम बड़ा सा चीज लेके जा रहे हैं। तो इसलिए यहां पे क्या किया गया कि भाई अलग अलग रेंज के हिसाब से कितना बड़ा डेटा स्टोर करना, आपको 4-5 ऑप्शन दे दिया गया। तो भाई आप देखिए आपको कितना बड़ा डेटा चाहिए। जैसे सबसे छोटा इंटीजर का कौन होता है? S बाइट। क्या होता है? जो मेमोरी में कितना स्पेस लेता है? सिर्फ 1 बाइट। क्या लेता है?
1 बाइट। और एस बाइट जो है ये साइंड और अनसाइंड दोनों नंबर रख सकता हूं, मतलब पॉजिटिव नंबर भी रख सकता और नेगेटिव नंबर भी। तो आपको लगता है कोई ऐसा वेरिएबल बना रहा है जिसमें माइनस में 128 तक अब प्लस में 127 तक आ सकता है साइंड नंबर, तो वहां पे किसका यूज करते हैं हम लोग? एस बाइट का। जिससे बोले क्या एक सब्जेक्ट का मार्क्स रखना है, इसका रेंज क्या होगा 1 से लेकर 100, आसानी से हम इसका यूज कर सकते हैं। रोल नंबर है, किसी क्लास में 50-60 बच्चा होता है मैक्सिमम, 1 से लेकर 6 रोल नंबर आना है, हम लोग किसका यूज करेंगे? 1 बाइट में हमारा काम हो गया। लेकिन मान लो कि तुमको 127 से बड़ा डेटा चाहिए 255 तक, और आपको अगर ये पता है कि इसमें हमारा क्या होगा, निगेटिव वैल्यू नहीं आना है, जिससे रोल नंबर किसी का -1 2 3 4 हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, या हो सकता है कि बहुत सारा एग्जाम होता है 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स, 100 मार्क्स थ्योरी हो गया, 100 मार्क्स प्रैक्टिकल हो गया, 200 मार्क्स का है, 200 मार्क्स वाला तो एस बाइट में आएगा नहीं। लेकिन हमको पता है कि मार्क्स मेरा नेगेटिव में नहीं जा सकता, तो अगर वो साइंड नंबर होगा, सॉरी अनसाइंड, एक हो गया क्या, ये हो गया साइंड नंबर, सॉरी उल्टा बोल दिया, तो ये साइंड नंबर होगा। साइंड मतलब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, हम लोग एस बाइट का यूज करेंगे। और अगर आपको पता है कि नहीं, हमेशा हमारा क्या होगा, अनसाइंड नंबर होगा, मतलब उसमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं जाएगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और आप रेंज को बड़ा करना चाहते हैं, तो आप हम लोग किसका यूज कर लेंगे? बाइट। तो बाइट क्या करता है, 0 से लेकर लेगा 1 बाइट ही। लेकिन इसमें क्या होता, देखो इसमें क्या होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, आधा इधर आ गया और आधा उधर चला गया, आधा पॉजिटिव में आधा नेगेटिव में। और इसमें क्या किया, पूरा का पूरा क्या किया, वो पॉजिटिव में ही डाल दिया, 0 से लेकर 255। तो अगर वहां तक आपका काम चलाने लायक है तो चल गया। लेकिन मान लो कि 255 से बड़ा डेटा रखना है, जैसे 10 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ 100 मार्क्स का, मार्क्स 1000 तक आ सकता है ना, 0 से लेकर 1000 तक, 0 से लेकर 1000 तक आ सकता है, तो वो तो ना इसमें आ सकता है ना इसमें आ सकता है, तो वहां हम लोग किसका यूज कर लेंगे? शॉर्ट का। तो हमको रेंज क्या मिलता है, माइनस में 32,768 से लेकर प्लस में 32,767 तक, ठीक है। और ये साइज कितना लेता है, 2 बाइट्स। तो अगर मान लो किसी का सैलरी आपके यहाँ, मान लो कोई कंपनी पर ज्यादा सैलरी नहीं है, सैलरी इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। आप कोई सामान बेच रहे हैं जो मैक्सिमम 5,000 तक आप सामान बेच रहे हैं, 10,000 तक का सामान, 10,000 तक का सामान, का प्राइस को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसा डेटा जो आपको लगता है 255 से ज्यादा हो सकता है और तुम्हारा 32,700 से छोटा हो सकता है प्लस माइनस में, हम लोग वहां किसका यूज कर लेंगे? शॉर्ट का। लेकिन मान लो कि 32,000 से ज्यादा है, जैसे आपको कोई बोला कि आपके डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन लाख में हो सकता है, कोई बड़ा कंपनी उसका सैलरी 50,000 80 लाख 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए, वो तो शॉर्ट में आएगा नहीं, वहां किसका यूज करेंगे? INT का। इसका रेंज देखो लगभग माइनस में 214 करोड़ से लेकर प्लस में 214। अब मान लो 214 करोड़ से भी ज्यादा बड़ा डेटा रखना है, एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन, एग्जाम्पल अभी तुम लोग सुने होंगे कि फ्रांस से इंडिया राफेल खरीद रहा है, मरीन वाला, समुद्र वाला, तो भाई 32,000 करोड़, लिखो 32,000 करोड़ कितना हो गया, या तो हम 214 करोड़ का बात कर रहे हैं। तो ऐसा भी डेटा हो सकता है जो 214 करोड़ से ज्यादा हो, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन 750 करोड़, तो होगा नहीं, तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? लॉन्ग का। अगर आपके पास बिना पॉइंट वाला होल नंबर है, उसको अगर आपको स्टोर करना, आपके प्रोग्राम के अंदर इनपुट लेना है या स्टोर करना है, तो उसमें कितना बड़ा डेटा आ सकता है, यही होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब क्या है कि आपको यही प्लानिंग करना पड़ता है कि हमको क्या डेटा आ सकता है, कितना डेटा आ सकता है, किस रेंज में आ सकता है, उसके लिए क्या डेटा टाइप हम चूज कर सकते हैं, कम से कम मेमोरी में मेरा काम चल जाए। ये हमारा ऑप्शन किसके लिए मिला? इंटीजर्स के लिए। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए 3 ऑप्शन है हमारे पास, फ्लोट, डबल और डेसिमल। फ्लोट लेता है 4 बाइट, डबल लेता है 8 बाइट और डेसिमल लेता है 16 बाइट। यहाँ पे भी साइज का अलग अलग, कितना बड़ा मेमोरी बनाना है, रेंज दिया हुआ। एक्चुअली ये जो रेंज थोड़ा दिया हुआ हमको थोड़ा सा इसको सुधारना होगा। यहाँ ये 38 पावर है, ये 38 क्या है हमारा? पावर है। आ रहे हैं अभी, फॉल्ट वैल्यू के बारे में बताएंगे अभी।
इसका थोड़ा रेंज हमको देखना पड़ेगा, इस गड़बड़ टाइप हो गया है, ठीक है हम बता देते हैं, इसमें थोड़ा कुछ गड़बड़ टाइप हो गया, हम लोग इसको देख के बता। अब इसमें देखो फ्लोट में क्या है, फ्लोट में अगर मान लो कोई भी पॉइंट वाला नंबर स्टोर करना होगा तो आपके पास 3 ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है? 3। पहला है फ्लोट जो 4 बाइट लेगा, ये माइनस में अगर कैलकुलेशन करोगे तो -3.4 इंटू 10 टू द पावर 38, तो 10 टू द पावर 38 कैलकुलेट करिए और उसको -3.4 से मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस में उतना बड़ा नंबर हो सकता है। अब प्लस में 3.4 इंटू 10 टू द पावर 38, अगर डबल लेते हैं तो -5.0 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 324, से प्लस में 1.7 इंटू 10 टू द पावर 308, और उसी तरह से डेसिमल में भी है 7.9 इंटू, हमको लगता है ये कुछ गड़बड़ हो गया है, यहां पे 10 टू द पावर 1028 होगा। क्या होगा? 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 टू द पावर 1028। सोचो कितना बड़ा नंबर होगा, 10 टू द पावर 1028 और उसको मल्टीप्लाई कर रहा 7.9 से, तुम अंदाजा लगा सकते हो कितने बड़े डेटा को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ये हमारा पॉइंट में अगर डेटा है तो 4 बाइट, 8 बाइट और 16 बाइट, छोटा मोटा डेटा है, छोटा मोटा भी यहां पे डेटा क्या होगा? मिलियन ट्रिलियन में जा रहा है। तो ज्यादातर अगर आप अब थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं कि ज्यादातर लोग क्या करता है कि इतना सारा यहां दिया हुआ, लेकिन लोग क्या यूज करता है? 90 बीच का है, और इसमें ज्यादातर लोग क्या यूज करता है? डबल। लेकिन तुम डबल, फ्लोट, डेसिमल, पॉइंट वाला नंबर को स्टोर करना तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। अच्छा 10, उसके बाद है कैर। क्या है? कैर। कैर जो होता है वो कैरेक्टर लिटरल को स्टोर करने के लिए करता है, चलिए कैरेक्टर लिटरल। कैरेक्टर लिटरल में क्या है? अब इसमें रेंज तुमको थोड़ा उटपटांग दिख रहा होगा। ये रेंज समझो 0 से लेकर 65,000 मतलब 65,536 होता है। 0 से लेकर 65,536 के बीच में डेटा स्टोर हो सकता है। तो सर कैर में ये नंबर आप बता रहे हैं, एक्चुअली वो नंबर नहीं है, वो होता है ASCII कोड। क्या होता है? बताया था ना कि A का 65 होता है, B का 66 होता है। तो ये 0 से लेकर 65,536 का जो ASCII कोड होता है उसको ये स्टोर कर सकता है। तो इसमें जनरली क्या होगा कि जितना भी तरह का कोई भी लैंग्वेज है, उसका कोई भी लेटर है, कोई भी डिजिट है, आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब बुलियन में सिर्फ 2 ही वैल्यू था, ट्रू या फॉल्स, जो कितना बाइट लेता है? 1 बाइट। कैर कितना लिया? 2 बाइट। अब ये पूछा डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आप वेरिएबल बनाते हैं कोई भी डेटा टाइप का और उसमें कोई भी वैल्यू नहीं डालते हैं तो अपने आप एक ना एक वैल्यू उसके अंदर क्या होता है? स्टोर हो जाता है। अगर आप वेरिएबल बना दिए और उसमें कोई वैल्यू नहीं डाले तो उसमें अपने आप एक वैल्यू चला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट वैल्यू। तो अलग अलग डेटा टाइप का अलग अलग डिफॉल्ट वैल्यू होता है। जैसे जितना भी इंटीजर है, देखो कि एस बाइट, बाइट, शॉर्ट, आईएनटी, अगर इस टाइप का वेरिएबल बनाए उसमें कोई डेटा नहीं डाले और आप डेटा निकालने चले गए बिना डाले तो आपको क्या मिलेगा? आपको 0 मिलेगा। अगर लॉन्ग है तो 0L मिलेगा। L दिखता नहीं है लेकिन वो 0L स्टोर होता है। अगर आपका फ्लोट है तो 0.0F मिलेगा, अगर निकालने चलेगा। तो डबल है तो 0.0D, लेकिन फिर से बता देते हैं कि D, F, M, L ये सब दिखता नहीं है, प्रिंट नहीं होगा। स्टोर रहता है लेकिन प्रिंट नहीं होता है। अगर आप डबल दिए तो 0.0D, डेसिमल है तो 0.0M। अगर आप बुलियन टाइप का बना लिए उसमें कुछ नहीं डाले, निकालेंगे आपको फॉल्स मिल जाएगा। और कैर में इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? नल कैरेक्टर। तो वो कुछ दिखता नहीं है, नल कैरेक्टर का कोई वहां खाली दिखेगा लेकिन वो नल कैरेक्टर स्टोर। तो कभी भी आप वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल बनाते के साथ ऑटोमेटिक एक वैल्यू स्टोर हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट वैल्यू। तो आपको क्या करना है? आपको कितना वैल्यू टाइप डेटा टाइप होता है उसको याद कर लेना है, नंबर 1। उसका रेंज याद करो चाहे नहीं करो, लेकिन एक आइडिया रहना चाहिए कितना बड़ा नंबर हम किस में डाल सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है उसका साइज याद करना, और चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो याद करना उसका डिफॉल्ट वैल्यू। और काम करने के हिसाब से आपको उसको पता नहीं कौन किस लिटरल में आता है, ताकि कौन सा डेटा स्टोर होना है उसके हिसाब से आप डेटा टाइप डिसाइड कर पाए। तो अब अगर बात करते हैं डेटा टाइप का, तो डेटा टाइप क्यों बताना पड़ता है? डेटा टाइप 2 रीजन से बताना पड़ता है। पहला, कितना बड़ा स्पेस बनेगा वो ये बता देता है, और दूसरा जो बताता है वो बताता है कि हर डेटा टाइप के साथ, हर डेटा टाइप के वैल्यू के जो वैल्यू होगा उसके साथ अलग अलग तरह का ऑपरेशंस होता है। जैसे मान लीजिए अगर जो न्यूमेरिकल है, फ्लोटिंग पॉइंट है, इंटीजर है, उसके साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो सकता है, लेकिन कैर के वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं हो सकता, बुलियन के वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं होता है। तो डेटा टाइप आपको 2 चीज बताता है। एक,
अगर नॉर्मली कहीं पे भी पढ़ोगे तो वहां सीधा सीधी क्या लिखा रहता है कि डेटा टाइप क्या स्पेसिफाई करता है, विच टाइप ऑफ डेटा इज गोइंग इनटू द वेरिएबल, उस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा जा रहा है। लेकिन अब मेरा कहना होता है जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि भैया ये टाइप बताता ही नहीं है, ये दो चीज बताता है कि कितना बड़ा मेमोरी बनेगा नंबर 1, और उस पर क्या क्या काम, उस वैल्यू के साथ अब क्या क्या काम कर सकते हैं। इससे कैर है, कैर में अगर हम 5 डाल दिए सिंगल कोट्स में, है तो नंबर ही है ना, लेकिन उसके साथ कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। वो टाइप ऑफ वैल्यू बताता है, लेकिन टाइप ऑफ वैल्यू क्यों बताता है कि हमको कितना बड़ा जगह चाहिए स्टोर होने के लिए, नंबर 1, और नंबर 2 उसके साथ क्या क्या काम हो सकता है। ये हमारा सारा क्या है, वैल्यू टाइप, डेटा टाइप के बारे में बताए। अगला जो टॉपिक होगा उसमें रेफरेंस टाइप और हम लोग क्या बनाएंगे, पॉइंटर टाइप। लेकिन अब कुछ प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, उसमें वैल्यू कैसे डालते हैं और उसको कैसे निकाल के देखते हैं। चलो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, कमेंट लिख देते हैं वेरिएबल डेमो, क्लास बनाते हैं पब्लिक क्लास वैर डेमो, इसके अंदर फिर क्या बनाते हैं हम लोग, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब आपको वेरिएबल बनाना है तो क्या करते हैं, वेरिएबल बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल बनाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। जैसे मान लो हमको रोल नंबर रखना है, हम यहाँ क्या रख सकते हैं, बाइट, 1 बाइट लेता है, यहाँ क्या दे दिए, ऑल। हमको नेम रखना, आप देखो नेम के लिए हम डेटा टाइप बताए नहीं अभी, लेकिन हम यहाँ प्रोग्राम में यूज कर ले रहे हैं क्योंकि हमको दिखाना है, क्योंकि नेम जो होता है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप तुम्हारा वैल्यू टाइप में नहीं आता, वो कहाँ आता है, रेफरेंस टाइप में आता है। रेफरेंस टाइप, जब रेफरेंस टाइप बताएंगे वहां पर वो चीज बता देंगे, लेकिन फिलहाल इसका यूज क्या होता है, स्ट्रिंग। और ये देखो ये क्या हो गया, डेटा टाइप बताए थे ना, यहाँ पे सिंटेक्स में क्या बताया गया था, आपको पहले डेटा टाइप देना है और फिर क्या देना है, वेरिएबल नेम। देखो ये डेटा टाइप हो गया और ये क्या हो गया, वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम हम लोग अपने हिसाब से सोच रहे हैं और क्या सोचते हैं कि जिस चीज को स्टोर करने के लिए बना रहे हैं उसी के हिसाब से नाम रख देते हैं उसका। फिर यहाँ पे हम लोग देते हैं शॉर्ट, मार्क्स, फ्लोट, परसेंट क्योंकि परसेंटेज पॉइंट में आ सकता है, कैर, ग्रेड, ये कुछ वेरिएबल बना लिए हम लोग। तो ये सारा क्या करेगा, ये लाइन रन करेगा तो 1 बाइट का एक मेमोरी बना देगा रोल के नाम से रैम के अंदर। ये मेरा नेम के नाम से बनाएगा, इसमें कुछ कितना साइज होगा अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम ये इसके बारे में डिस्कस नहीं किए हैं। शॉर्ट 2 बाइट का मेमोरी बना लेगा मार्क्स के नाम से रैम के अंदर। ये क्या हो गया, इसी नाम से रैम के अंदर बनता है। नेम्ड लोकेशन का मतलब क्या हो गया, नाम से लोकेशन। ये परसेंट के नाम से बना लेगा, ग्रेड के नाम से बना देगा। ये 4 बाइट का बनाएगा और ये 2 बाइट का बनाएगा। अब हम लोग वेरिएबल में वैल्यू डालेंगे कैसे, तो एक तो होता है कि हम लोग इनपुट लेते हैं, एक होता है डायरेक्टली डालते हैं। फिलहाल अभी डायरेक्टली डालेंगे क्योंकि इनपुट लेने अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो अगला हमारा काम क्या होगा, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल के बाद असाइनमेंट ऑफ। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना। क्या करना, वैल्यू असाइन करना। वैल्यू असाइन का मतलब होता है वैल्यू डालना, कोई वेरिएबल में वैल्यू डालना। तो वैल्यू कैसे डालेंगे, तो वैल्यू डालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको वेरिएबल नेम लिखना पड़ता है। इसके बारे में आगे बताएंगे नोट्स में। रोल इक्वल्स टू जो भी वैल्यू डालना, क्या डाल दिए 3। और हम बताते हैं कि इंटीजर क्या होता है, डायरेक्टली लिखा जाता है बिना किसी कोड्स का। दूसरा है नेम। नेम क्या, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को क्या बोले थे, डबल कोट्स में डालना होता है, तो डबल कोट्स में हम लोग डालेंगे। उसके बाद अगला क्या होगा हमारा, मार्क्स। ये भी मेरा न्यूमेरिकल डेटा टाइप है, इंटीजर है, तो इंटीजर है तो क्या होगा, विदाउट कोट्स होगा। फिर क्या है, परसेंट। परसेंट नेम से वेरिएबल बनाया ना यहाँ पे, ये जो वेरिएबल का नाम वही दे रहे हैं। इधर वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू वैल्यू का नाम, कुछ भी हो सकता है। सपोज 89.3 दे दिए, 87.6। और लास्ट में क्या है, ग्रेड। ग्रेड में क्या है डाल देंगे हम लोग कि कैरेक्टर डेटा टाइप है, तो कैरेक्टर डेटा टाइप का वैल्यू क्या होता है, सिंगल कोट्स के अंदर होता है। अब हम लोग वैल्यू, ये क्या होगा, इससे मेमोरी बना और ये जा के रैम के अंदर स्टोर कर दिया। ये सारा क्या किया, जाके स्टोर कर दिया। अब आपको रैम से निकाल के क्या करना है, देखना है या दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब रिट्रीविंग वैल्यू फ्रॉम वेरिएबल। हमको प्रिंट करना था, क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन और वेरिएबल का नाम डाल देंगे। क्या प्रिंट हो जाएगा, रोल नहीं प्रिंट होगा, रोल के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा। वेरिएबल जहां भी यूज करते हैं वहां पे वो वेरिएबल का वैल्यू यूज होता है, रोल लिखा हुआ नहीं प्रिंट होगा। रोल के अंदर जो वैल्यू वो प्रिंट होगा। दूसरा क्या होगा, हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, किस नेम से वेरिएबल है, नेम। थर्ड क्या है हमारा, मार्क्स। फोर्थ क्या है हमारा, परसेंट। एंड फिफ्थ क्या है हमारा,
इसको सेव करेंगे, फोल्डर हम लोग बनाए ही हैं सी शार्प के अंदर, डी के अंदर प्रोग्राम्स के अंदर सी शार्प, और ये इसका नाम देते हैं var demo डॉट सी एस। बताए थे क्या होता है सी एस। कंपाइल करना है, डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, साइज बड़ा कर लेते ताकि क्लियरली दिखे। पहले जाएंगे डी ड्राइव में, D: एंटर, सी डी प्रोग्राम्स, सी डी, आगे उस जगह पे कंपाइल करने के लिए क्या करते हैं CSC, फिर क्या देंगे var demo डॉट, एंटर करेंगे। अगर देखो यहाँ एरर आ गया, यहाँ क्या आ रहा है, कंसोल उसको नहीं मिल रहा है, हम लोग एक चीज छोड़ दिए हैं, कहाँ से मिलेगा। अब देखो यहाँ पे याद होगा ना, पहला लाइन क्या लिखना पड़ता है, क्योंकि ये कंसोल क्लास जो है वो सिस्टम नेम स्पेस के अंदर है, तो जब तक हम उसको सिस्टम नेम स्पेस को अपने प्रोग्राम के साथ लिंक नहीं करेंगे वो उसको मिलेगा ही नहीं। जो चेंजेस किए, अभी तो चेंजेस किए ना, चेंजेस करने के बाद क्या करना पड़ता है, कंट्रोल एस, क्या करना पड़ता है, कंट्रोल एस, सेव हो गया, वापस उसको जाके कंपाइल करेंगे। सेव नहीं हुआ, कंट्रोल एस दबाए थे, दबा नहीं था, ठीक, फाइल हो गया। कंपाइल होने का मतलब क्या हो गया, अच्छा लाइन और कुछ गड़बड़। हाँ यहाँ देखो क्या बोल रहा है, हम लोग बताए थे ना कि फ्लोट वाले में क्या लगाना पड़ता है, एफ डालते समय आपको अगर डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे हैं तो आगे एफ लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, उसका रीजन है, देखो रीजन क्या है बता देते हैं। पॉइंट वाला वैल्यू फ्लोट भी हो सकता है, पॉइंट वाला वैल्यू डेसिमल भी हो सकता है, पॉइंट वाला वैल्यू डबल भी हो सकता है। तो अगर कोई भी लैंग्वेज में अगर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैल्यू के लिए बहुत सारा डेटा टाइप दिया गया है तो एक डेटा टाइप को उसका डिफॉल्ट बना दिया जाता है। तो यहां क्या किया गया कि पॉइंट वाला वैल्यू को बाय डिफॉल्ट वो डबल मानता है, क्या मानता है, डबल। तो हम अगर पॉइंट वाला वैल्यू दिए तो क्या समझ रहा था, उसको डबल समझ रहा था, क्या समझ रहा था, डबल। और डबल फ्लोट में स्टोर नहीं हो सकता। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, लिटरल ऑफ टाइप डबल कैन नॉट बी इंप्लिसिटली कन्वर्टेड टू टाइप फ्लोट। बोला भैया जो डबल वाला वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट वाला वैल्यू को बाय डिफॉल्ट आपका हिसाब क्या समझता है, डबल समझता है। इसलिए यहां पे हम लोग क्या किए कि आगे एफ लगा देते हैं तो समझ जाता है कि ये डबल वैल्यू नहीं, क्या वैल्यू है, फ्लोट है। अभी देखो कंपाइल हो गया ना, रन कराने के लिए क्या बताए थे, जो तुम्हारा प्रोग्राम का नाम है .exe या सीधा प्रोग्राम का नाम डी अंकित कुमार 876 87.7, और यहां क्या हो गया ए। देखो प्रिंट करते समय एफ नहीं आया, बताया था ना प्रिंट नहीं होता, एफ एल डी एम कुछ भी प्रिंट नहीं होता, सिर्फ स्टोर होता है। तो यहां पे आ गया। तो पहले क्या हुआ, रैम के अंदर मेमोरी बना, फिर इसमें वैल्यू गया, और फिर निकल के क्या हुआ, क्लियर। इस तरह से वेरिएबल बना सकते हैं, वैल्यू डाल सकते हैं, उसको प्रिंट, एकदम बेसिक प्रोग्राम है। अभी हम लोग और भी बहुत सारा प्रोग्राम वेरिएबल पर अगले क्लास करेंगे, ठीक है, वेरिएबल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये एकदम बेसिक प्रोग्राम बनाया कि कैसे वेरिएबल बनाया जाता है, कैसे। हाँ यहाँ पे अगर तुम थोड़ा चाहो, अभी जैसे ये प्रिंट हो गया कहीं पे कोई सॉफ्टवेयर में, यूजर को कैसे समझ में आएगा कि 3 क्या है, 876 क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो जनरली अपने प्रोग्राम को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए प्रिंट करते समय आप एडिशनल मैसेज दे सकते हैं, एडिशनल मैसेज देके अपने प्रोग्राम को रीडेबल बना सकते हैं या यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लिटरल ऐड कर देंगे इसके साथ, कोई भी चीज को बताया था ना डबल कोट्स में डाल देते, कहाँ पे, कंसोल राइट लाइन में, तो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। रोल जो है इसके अंदर डबल कोट्स में, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और उसके सामने रोल का वैल्यू आ जाएगा, सामने क्या आ जाएगा। तो अब यूजर को समझ में आएगा कि जो डेटा प्रिंट हो रहा है वो क्या है। बता दिए कि यहाँ जो प्रिंट है वो क्या है, नेम है, ये क्या है तुम्हारा, मार्क्स है, ये क्या है तुम्हारा, परसेंट है, और ये क्या है तुम्हारा, चलो देखते हैं। दोबारा कंपाइल, चेंजेस किया तो दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा, फिर उसको रन कराना होगा। अब देखो समझ में रहा कि 3 क्या है, रोल है, अंकित कुमार क्या है, नेम है, 876 क्या है, मार्क्स है, 87.7 क्या है, परसेंट है, अब ग्रेड ए क्या है। अब ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो गया, ज्यादा लोग को समझ आएगा कि कहाँ क्या काम। तो आज हम लोग देखे डेटा टाइप, वैल्यू टाइप, डेटा टाइप, वेरिएबल, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल एंड वैल्यू टाइप डेटा टाइप हम लोग आज देख लिया। नेक्स्ट क्लास आओगे तो रेफरेंस टाइप वेरिएबल, पॉइंटर टाइप वेरिएबल और वेरिएबल पे बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग करके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।